हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुजाता कुमारी, आप सबकी टीचर, और आज मैं आप सबको भूगोल पढ़ाने जा रही हूँ। तो भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो आज हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मकान, कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, जब स्कूल में जब छुट्टियां हुई थी, लंबी छुट्टियां हुई थी, तब जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। तो जब रवि स्कूल जा रहा था लंबी छुट्टियों के बाद, तो उसने देखा जो उसके स्कूल के पास जो एक मैदान था खेलने के लिए, जब वो वहाँ खेला करता था तो वहाँ पर खुदाई हो रही है। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगा। तो जब रवि ने सोचा कि जब हम लोग जहाँ पर खेलते थे और वहाँ खुदाई करके बहुत बड़ा सा इमारत बनाने जा रहा है, तो उसे बहुत दुख हुआ, उसे बड़ी हैरानी होने लगी। सोचने लगा कि यहाँ पर मैं खेला करता था, जहाँ पर गेंदे का फूल हुआ करता था, इस फूल को देखकर बहुत सारी तितलियाँ आया करती थी, जिसे देखकर रवि बहुत खुश हुआ करता था। तो सोचा कि अब ये सब नहीं रहेंगी, अब ये सब है ही नहीं। तो इन सब के बारे में सोच के वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगा, वो बहुत दुखी हो गया। फिर ये सब बातें उसने अपने दोस्तों को जाके बताई, जो सहपाठी होते हैं, सहपाठी मतलब दोस्त होते हैं, तो अपने दोस्तों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जब स्कूल गया तो वहाँ उसके जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने कहा, जो हमारे आसपास होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। उन्होंने एक कार्य दिया, जो आप दो छात्र का ग्रुप बना लो और कार्य करो। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव का द्वारा निर्माण वस्तुओं की सूची बनाओ। अब जैसे कि टीचर ने बताया था, शिक्षक ने, कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब नेचर का दिया हुआ है, हमारी प्रकृति ने दिया है, और मानव ने जैसे बनाया है सड़क, कार, कपड़े इत्यादि, ये सारे आर्टिफिशियल है जो इंसानों ने बनाए हैं, तो ये सब कृत्रिम है। तो इसी तरह उन्होंने एक काम दिया कि आप सभी ये काम करो, दो सहपाठी, दो दोस्त मिलके, और सबको एक एक ग्रुप में डालो, कि जिसे इंसान ने बनाया है उसको कृत्रिम ग्रुप में डालो, और जिसे नेचर ने बनाया है उसको आप नेचर के ग्रुप में डालो, प्रकृति के ग्रुप में डालो। तो रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ज़रूरत का किसी का भी कोई अंत नहीं होता है। अगर आज हमें 1 रुपये की ज़रूरत है, तो जब हमें 1 रुपये मिल जाता है तो हम सोचते कि
अगर हमारे पास 2 रुपये होते तो कितना अच्छा होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब कोई इंसान भूखा होता है तो सोचता है कि काश मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। जब उसका पेट भर जाता है तो वो सोचता है कि अब मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाते तो मैं उसे पहन लेता। तो जब उसे कपड़े मिल जाते फिर वो सोचता है कि मेरे रहने के लिए एक ठिकाना होता तो कितना अच्छा होता। तो जब घर भी हो जाता है उसके लिए तो फिर वो सोचने लगता है तो काश मेरे पास एक गाड़ी होता जिसके सहारे मैं कहीं जा पाता, क्या ज़िंदगी होती। तो इस तरीके से इंसान की चाहतों की, ज़रूरतों की कोई कमी नहीं होती है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जब इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं तो वो सब अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने लगते हैं, उन्हें नष्ट करने लगते हैं। अब मान लो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए लोग पेड़ पौधे काटने लगते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे बिल्कुल ही कम हो गए हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन संबंधी परेशानियाँ होती है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे प्रदूषित गैस वगैरह हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये काम जो रवि ने किया है अपने दोस्तों के साथ मिलके, वो कार्य आप भी करना। और आपको जब ये काम करोगे आप, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या नेचुरल है जो प्राकृतिक है और क्या आर्टिफिशियल है जो कृत्रिम है। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यहाँ जीवीय है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। पादप होते हैं पेड़ पौधे को बोलते हैं पादप, और जंतु जीव जंतु सब हम लोग जंतु ही हैं। अजीवीय जो है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, टेबल, बेंच, कपड़े, ये सारे अजीवीय हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ये जो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। जो मानवीय है, जो अभी बताया था मानवीय। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। तो स्थल मंडल समझ रहे होंगे, जैसे स्थल मंडल उसको बोलते हैं ज़मीन वगैरह, उसको नीचे की धरती जो है उसको स्थल मंडल बोलते हैं। जल मंडल उसको बोलते हैं जहाँ जल पाए जाते हैं, उसको जल मंडल। वायुमंडल उधर बोलते हैं उसको, जहाँ वायु होते हैं उसको वायुमंडल बोलते हैं। और जैव मंडल जो जीव होते हैं, तो जहाँ जीव रहते हैं उसको जैव मंडल बोलते हैं। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अब देखो यहाँ, अब पहाड़ पठार समझते हो? पहाड़ क्या होता है? जो पहाड़ी आप लोग बहुत ऊंचा सा जो होता है, और पठार जो होता है, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको पठार कहते हैं। समझ गए? ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की तरह सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियाँ के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्थल जहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, ये सब ज़मीन पे ही होते हैं ना, उसको स्थल मंडल कहते हैं। तो आप लोग
यहाँ ये सब पढ़ लेना, ऊपर भी होगा ये सब, ये सब देख लेना। ये जो है ये आप लोगों का काम है, ध्यान दे लो, ठीक है। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपके अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हो ऊपर की ओर, वो आके नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ज़मीन अपने किसी भी वस्तु को अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है, वो खींचती है। आप देख लो, एग्जाम्पल के लिए आप पत्थर फेंको या फिर आप एक बार कूद के देखो। अगर कूदते हो तो आप जल्दी से एकदम फ़ौरन आप नीचे की तरफ आ जाते हो। अगर पेड़ से फल वगैरह गिरते हैं कुछ भी, तो नीचे ही क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारे ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग सूर्य से जो इतनी गर्मी निकलती है, जिससे झुलस जाते हैं हम लोग, उससे लू लग जाता है, तो उन्हीं सबसे रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखो, जब आप बाहर निकलते हो या कभी देखो कि कभी आपका घर अंधेरा है, अगर थोड़ी सी रोशनी आती रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी कहीं से, मान लो कि खिड़की की एक छोटी सी एक होल है और कहीं से रोशनी आ रही है, तो आप उस छोटी सी रोशनी में देखना कि कितने सारे कण मौजूद होते हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं। जब ऐसे दिन होता है तो हमें इस तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन आप अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कण हैं हमारे वायुमंडल में। तो हमारे वायुमंडल में गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो कभी बारिश का मौसम आता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा। जेसी नामक कोई था जो एनसीसी कैंप में था, तो उसने पूछा कि परितंत्र होता क्या है। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। जो केरल एक राज्य है, स्टेट है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नारियल की खेती की जाती है। तो वहाँ पे बारिश हुआ करती है, तो वहाँ हरे भरे मैदान बहुत सारा है। तो उसने कहा, जस्सी ने कहा कि हमारे केरल में आकर देखो, वहाँ पे बहुत से हरे भरे खेत हैं, नारियल के बागान हैं और वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो बहुत ही सुहावना लगता है देखने में। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें दूर दूर तक केवल की कर एवं रेत ही नज़र आती है। जैसलमेर आप जानते हो, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है और वहाँ रेत काफ़ी होता है और पानी की बहुत कमी होती है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन के कि वहाँ पे बारिश होती है, तो उसे बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन उसने कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिखा है, आप सब इसे नोट कर लो, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएंगे,
हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो हम तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरों के साथ संबंध है? रवि ने कहा, बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित भी है। जीवधारियाँ का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ये परितंत्र कहलाता है। अब देखो, जैसे टाइगर जो होता है, शेर जो होता है, वो बकरी को खाता है या हिरन को खाता है। हिरन पेड़ पौधे खाते हैं। और हम लोग जो है पेड़ पौधे से निकलते हैं जो फल फ्रूट या फिर जो अनाज उपज करते हैं खेतों में, तो वो सब भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। तो हम लोग सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का सबके साथ एक कनेक्शन है, जो संबंध है। तो हमारे जो आसपास पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो हमारे परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विशाल हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो क्या हुआ, पहले के ज़माने में, बहुत प्राचीन काल में, जब इंसान हुआ करते थे वो बंदर के भांति थे और उन्हें कुछ भी नहीं आता था। जब वो लोग, उन्हें खाना भी नहीं आता था, वो लोग कुछ भी खाते थे, उनको समझ में भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी होती गई। वो पहले कच्चा मांस खाते थे, तो उसके बाद पका के खाने लगे। फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। फिर पहिए के द्वारा उन्होंने छोटा सा गाड़ी बनाया। इस तरीके से फिर गाड़ी बनते गए। परिवहन का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद रेडियो संचार का आविष्कार हुआ, जो आकाशवाणी होती है। इस तरीके से सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव के पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना लाएंगे। तो बच्चों, आप भी ये काम करो, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और ये जो उसके टीचर ने कहा है, आप भी ये काम करो और आपकी भी अच्छी नॉलेज होगी पर्यावरण के बारे में। तो बच्चों, ये सब करना चाहिए। आप भी क्या करो और ये सब पे नज़र डाल लिया करो। क्या है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अभ्यास है, एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन है, परितंत्र क्या है? परितंत्र जो आपने पढ़ा है अभी मैंने बताया है, तो ये आपको करना है। तो आज का ये अभ्यास है, आपको ही करने हैं ये। और मैं कल इसका आंसर देखूंगी कि किस किस ने किया है। तो परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जलमंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जीवमंडल क्या है? अब क्या है,
सही उत्तर चिन्हित करें। जिसमें सही है तो सही का निशान लगाएं। उसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? भाई मरुस्थल, ताल, वन, चलो आप बताओ, बताना ज़रूर। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? ये भी आपको ही बताने हैं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है आपको। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क, बताओ इसमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। आप सबको पता होगा। मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी को पता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। इसमें आपको जोड़ा लगाना है, सही के साथ सही मिलाओ, और गलत, इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं, सही के सही है। जहाँ पे जो सही है उसको मिलाओ उसी से। कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ख है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्रियाकलाप करना है आपको। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण की चित्र बनाइए। तो ठीक है बच्चों, आपकी एक्टिविटी हो गई, तो आप सबको ये करने हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय।